मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे देश के सियासी हलचल। सरकार बनने में नरेंद्र मोदी के, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की संशय की बात है। एनडीए के घटक दलों के साथ ही सभी सांसदों की बैठक होगी दिल्ली में फ्राइडे को सुबह 11 बजे। उसी के साथ में ऐलान कर दिया जाएगा और लगता है कि उसी के साथ राष्ट्रपति को एक पत्र सौंप दिया जाएगा सरकार बनाने के लिए और वहीं से कवायद शुरू होगी। अभी जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि 9 तारीख को शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं। हालांकि ऑथेंटिक रूप से नहीं आया है क्योंकि बैठक के बाद ही शायद तय हो पाएगा, लेकिन ऐसी जानकारियां मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब आगे क्या, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तीसरी पारी भी खेलने के लिए पिच पे आ जाएंगे, लेकिन क्या मनमर्जी से बैटिंग हो पाएगी, एक बड़ा सवाल तो यही सियासी गलियारों में तैर रहा है कि राष्ट्र की मजबूती, राष्ट्रवाद, $5 ट्रिलियन विकास का एजेंडा, राष्ट्र की मजबूती, तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर के क्या बीजेपी अपने एजेंडे पे काम कर पाएगी। 5 मुख्य चीजें हैं जो बीजेपी ने अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने कार्यक्रम तय किए थे और 100 डेज का एक विजन अधिकारियों के साथ में बातचीत में शेयर किया था, उसमें मोटी मोटी बातें उन्होंने रखी थी कि इस पर अपने को एक्सरसाइज करना है। CAA उससे पहले प्राथमिकता में तो ये था, समान नागरिक संहिता, यूसीसी माफ करेगा, यूसीसी पे पहली एक्सरसाइज। दूसरा, अभी महिला आरक्षण बिल जो है उसको लेकर के अमली जामा पहनाना है, धरातल पे उतारना है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, जिसमें 2018 में टीडीपी ने ही विरोध दर्ज कराया था लॉ कमीशन के सामने भी कि ये अव्यवहारिक है। इसी के साथ अब जब साथी हैं तो आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों मुख्यमंत्री विशेष राज्य का दर्जा भी मांग सकते हैं। हालांकि 2009 के बाद में विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। विशेष पैकेज मिल सकता है आपको, लेकिन राज्य का दर्जा मुझे नहीं लगता किसी को दिया जाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के सरकार का क्या रुख रहेगा, और क्योंकि केंद्र को अपनी जरूरतें पूरी करनी है, राज्यों में बैठी सरकारों को अपनी जरूरतें पूरी करनी है, तो यूसीसी एक बड़ा मैटर होगा। उसका क्या तोड़ निकल पाएगा? क्या बीजेपी अपने एजेंडे से पीछे हटेगी या फिर मिनिमम कॉमन प्रोग्राम एक ऐसा तय किया जाएगा ताकि 5 साल तक किसी भी के भी हितों में किसी भी तरह का कोई टकराव ना आए। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा साहब जुड़े हुए हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हैं, दिल्ली से आदित्य कांजी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। महेश जी, आप काफी सीनियर हैं, गठबंधन का दौर वापस चल पड़ा है। मुझे नहीं लगता है कि एटलीस्ट बीजेपी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सोचा भी नहीं होगा कि अगला कार्यकाल मेरा गठबंधन के लिए तय हो रहा है, मतदाता क्या अपना रुख तय कर पा रहा है, ये शायद सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अब गठबंधन पहले को नई बात कोई नहीं है, पहले भी हो चुका है। अब लग क्या रहा है कि मोदी जी पे जो सवाल उठते थे, या मोदी जी एक राष्ट्रवाद के नाम पर अपने मनमर्जी कहूं या फिर अपने बेबाक तरीके से जो काम कर पा रहे थे वो कर पाएंगे? देखिए, अब क्योंकि परिस्थितियां दूसरी हो गई हैं और खासकर गठबंधन की धर्म की बात हो गई है, तो हर व्यक्ति का एक कॉमन, हर जो भी पार्टी शामिल होगी उनके कार्यक्रम कॉमन हो जाएंगे। कारण कि जैसे जनजाति गणना वाली जो बात है, जो मोदी सरकार जो थी वो उसमें सहमत नहीं थी, लेकिन अब उसे चूंकि नीतीश कुमार जी का यही कथन है कि जनजाति गणना होनी चाहिए देश, तो एक तो ये उस पर मतलब क्या कहता है ना, एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा ये है कि समान आचार जातिगत गणना के आधार पे, ताकि जातिगत जनगणना के आधार पर, हाँ, मतलब आप ये कह दिए कि हम ये जो मोदी जो युग है जो है तो 2024 का, लेकिन इसे मतलब 1998 वाले में आना पड़ेगा। एक 1999 वाले युग में जहां मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने जैसे सरकार चलाई, उस तरह से मतलब क्या कहते हैं कई चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है जी। अब ये नहीं है कि उसको सभी दलों से सहमति से विचार करना पड़ेगा। अब तो यहाँ तक भी है
कि विपक्षी दलों के भी आम राय हर चीज पे लेनी पड़ेगी। अब ये स्वतंत्र अपना निर्णय और अपना विवेक से, जैसे चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार करना हो या आगे कोई चेंज करने हो, नए प्रोग्राम बनाने हो, योजनाएं बनानी हो, घोषणाएं करनी हो, इन सब में सहभागिता बहुत जरूरी है। अन्यथा नहीं तो ये बहुत बड़ा संकट आए दिन ये रहेगा, क्योंकि ये दोनों जो घटक दल की जो मदद ली जा रही है वो इनका जो प्रवृत्ति रही है वो ऐसी रही है कि ये कभी इनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी स्थिर नहीं रहे हैं, इधर उधर पाले बदलते रहे। तो ये भी एक संकट है उनके मौजूदा मोदी सरकार के सामने। तो इन्हें समान रूप से बैलेंस करने की, अपने पार्टी के दल के भीतर भी असंतोष ना पनपे, क्योंकि मंत्रिमंडल जिस तरह से मांग रहे हैं, आज 16 के लिए है कि हर चार मतलब सदस्य पे एक कैबिनेट मंत्री मांग रहे हैं, और एक मतलब जो टीडीपी है वो मतलब अध्यक्ष पद भी चाह रही है, जैसा कि अभी चर्चाओं में है बात। और इसी तरह से बिहार है, राजस्थान, बिहार और क्या नाम है आपके आंध्र प्रदेश है। तो ये विशेष दर्जे की जो मांग करेंगे, तो जो भाजपा जो जहां से अच्छा समर्थन मिला है भाजपा को, तो वो भी राज्यों में भाजपा के भी लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे राज्य को भी विशेष दर्जा मिले। तो कई कॉम्प्लिकेशंस है। अब ये मोदी की नेतृत्व की क्षमता और उनकी मतलब साधना अब मालूम पड़ेगा वो कितने। ये माना जा सकता है कि जो मोदी का राजनीतिक जीवन रहा है, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने 2002 में, तब से अब तक का मोदी जी को शायद ऐसा फेस जो अपने समय का एक राजनीतिक समय है जो फेस अब करना पड़ेगा, शायद कभी नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमेशा उन्हें क्लियर मेजोरिटी मिली है, तमाम चीजें। तो ये नया एक्सपीरियंस मोदी जी के लिए होगा। हालांकि राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं, उनके पास में चाणक्य भी हैं, लेकिन सामने भी ये माना जाता है कि कई तरह के चाणक्य हैं, और सहज कितना रहेगा, बस मैं वही जानना चाह रहा था। आदित्य कांत जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, दिल्ली के सियासी गलियारों में क्या चर्चा है? एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि देखिए, अनकंडीशनल सपोर्ट कोई नहीं करता है। कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करता है तो सरकार कौन ज्वाइन करेगा? तो ये बात किसी के गले नहीं उतर रही। अब बात आती है कि विभागों को लेकर के, तो इसमें भी थोड़ा सा बीजेपी को ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। योगेंद्र जी, निश्चित तौर पे इस पे कोई दो राय नहीं हो सकती कि बीजेपी काफी अभी उस स्थिति में है जहां पे उन्हें काफी कंप्रोमाइजेस एटलीस्ट करने पड़ेंगे। बट जिस तरह की इंडिकेशंस आ रही है उसमें हमें काफी हद तक ये क्लियर हो रहा है कि एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है, उसके बियॉन्ड कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो जिस तरह के फीलर्स आ रहे हैं वो यही है कि जो मेन और जो बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं उनको लेके, या इवन जो जहां तक अभी जो इनिशियल इंडिकेशंस है वो तो यही है कि शायद जैसे चंद्रबाबू नायडू है या नीतीश हैं, वो अपने स्टेट के लिए स्पेशल पैकेज और ऐसी चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकल रूप से एक्सेप्टेबल होगी। तो जहां जो इनिशियल इंडिकेशंस आ रही हैं वो तो यही आ रही है कि दोनों तरफ से, या चाहे टीडीपी की तरफ से हो, जेडीयू की तरफ से हो, वो कुछ उन डिमांड्स पे बात की जाएगी जो प्रैक्टिकल भी हो और कम से कम जिसमें कन्फ्लिक्ट की इमीडिएटली स्थिति पैदा ना हो। बिकॉज अभी एक्चुअली सिचुएशन ये है कि दोनों ही तरफ की रिक्वायरमेंट है, और एकदम से ऐसा भी नहीं है कि एकदम से वो पलट जाएं और इंडिया बहुत कंफर्टेबली उस पोजीशन में है कि वो एकदम से गवर्नमेंट फॉर्म कर सके। स्टिल दे आर शॉर्ट ऑफ नंबर्स, दे विल रिमेन शॉर्ट ऑफ नंबर्स अगर ये दोनों भी उस तरफ मिल जाते हैं। तो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा एक वेट एंड वॉच की स्थिति में है। थोड़े से फीलर्स दोनों तरफ से या हर तरफ से आ रहे हैं, और सब स्थिति को एक कॉशियस वे में भांपने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितने सदैवे सभी खिलाड़ी इसमें हैं, अब चाहे वो नीतीश जी की बात हो या चंद्रबाबू जी की हो या इवन बीजेपी, तो ऑलरेडी बेशक ये इनकी वीकन हुई है पिछले, बट अभी भी नंबर तो उनका ही ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है सब लोग अभी तो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, लेकिन जो असली जो शुरुआत जो क्या कहते हैं वो पूरा का पूरा चेस बोर्ड जो आगे सामने दिखेगा दिखने को, वो आई थिंक नेक्स्ट 3 months आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल,
जिसमें सब अपने अपने स्टेप्स और अपनी रणनीति को सिचुएशन के हिसाब से तय करेंगे। उस हिसाब से जब कॉन्फ्लिक्ट्स की सिचुएशन होगी, आई थिंक बड़ी गेम उस टाइम खुलने वाली है। अभी तो एक शपथ ग्रहण भी शायद हो जाए, सब कुछ कंफर्टेबली हो जाए, और इमीडिएटली हमें कुछ ऐसा बहुत उठापटक तो नजर नहीं आ रहा है, थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल लाइन पे, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, या वो तो अभी लग ही रहा है, तो वो आगे देखने का होगा। जी, क्योंकि कवायद सरकार के गठन की शुरू हो चुकी है। जब हम बात कर रहे हैं तब तक के लिए अगर हम बात करें तो 7 से 8 घंटे जेपी नड्डा के घर पे एक बड़ी बैठक जारी है, लगभग 7.5-8 घंटे से। और जाहिर सी बात है कि पोर्टफोलियो को लेकर के, मिनिस्ट्री को लेकर के चर्चा हो रही है। क्या लगता है आपको इतनी लंबी बैठक? क्योंकि ये तो सब कुछ हो ही चुका है, जिन नेताओं से बात होनी थी उनसे बात हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सहमति बन चुकी है कि हाँ अगला नेतृत्व तो इन्हीं का ही होगा। तो लंबी बैठक जेपी नड्डा के घर पे चलना, क्या ये संकेत मान सकते हैं कि बीजेपी के खाते से मिनिस्टर कौन होंगे, क्या पोर्टफोलियो होंगे? क्योंकि अगर दूसरी पार्टियों के खाते में अगर मिनिस्ट्री डाली जाती है तो मुझे लगता है वो उनकी टेंशन है, वो चाहे सिंधे हो, चाहे नायडू हो, या फिर नीतीश कुमार हो, उनके ऐसे नाम लिए जा सकते हैं कि आपके इतने मिनिस्टर बनाने, आप नाम दे दीजिए। आई थिंक बीजेपी की लंबी बैठक चलना, इसके क्या मायने हो सकते हैं कि मिनिस्ट्री तय हो रही है कि किस किस को बनाया जा सकता है? देखिए, इसमें बीजेपी की लंबी बैठक का मुझे लगता है कि एक तो इसमें ऐसा हो सकता है कि कोई एक आधी ऐसी मेजर मिनिस्ट्री हो जिसके बारे में इंडिकेशन आ रही हो या अपनी तरफ से ऑफर की जाए कि जितनी मेजर मिनिस्ट्रीज हैं उनमें से, जैसे आपने पिछले 2-3 दिनों में कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी जो अनकन्फर्म थी कि होम मिनिस्ट्री को लेके बात हो रही है या दूसरी कुछ मिनिस्ट्री को लेके बात हो रही है जिसको करना चाह रहे हैं। तो हालांकि कहीं किसी भी तरह से किसी ने उसकी पुष्टि नहीं की है, बट एक बड़ी कवायद शायद इस बारे में भी हो सकती है। और जहां तक मुझे लगता है कि पार्टी ने मंथन तो ऑलरेडी खैर किया ही है उस पे, उसको लेके भी थोड़ी सी इंडिकेशंस हो सकती है कि आगे की स्ट्रेटेजी इनकी क्या रहेगी। और जैसे हमने ऑलरेडी किया है पार्टी में कि वरिष्ठ नेताओं को ऑलरेडी नेगोशिएशंस के लिए इंडिविजुअल लेवल पे भी अलग अलग मेजर पार्टीज के साथ ऑलरेडी लगा दिया है, तो उन वरिष्ठ नेताओं की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी नेगोशिएशन के टेबल पे और कहां कहां तक कंप्रोमाइज करना है, आई थिंक मेजर स्ट्रेटेजी ब्रॉडली तो यही डिस्कस की जा रही है। और किस हद तक कंप्रोमाइज किया जाएगा, आई थिंक वो भी लाइन ड्रॉ करने की इस पे सामने आई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि मिनिस्ट्री जो क्योंकि देखिए गवर्नमेंट को दिखाने के लिए भी बहुत कुछ होता है, होम मिनिस्ट्री है, आपका फाइनेंस है, आपका डिफेंस है, ये ऐसी चीजें हैं कि जिनको लेकर के देखा जाएगा कि किसको दिया जाए नहीं दिया जाए, क्योंकि सीधा से एक मैसेज आपका जाता है आपके एजेंडे से बियॉन्ड। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं, और मैंने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक अलग दौर होगा ये, क्योंकि 2002 से जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से कभी ऐसे कंप्रोमाइज वाली पोजीशन में नहीं आए, या कहूं कि सरकार में दूसरे लोगों के, देखिए एनडीए की, कोई कहेगा कि एनडीए सरकार तो 2014 और 2019 में भी बनी है, लेकिन उस वक्त की क्लियर मेजोरिटी बीजेपी के पास में थी। जो संगठन दल थे उनकी अपनी मजबूरी थी कि हाँ कैसे भी करके हम भी इस मिनिस्ट्री में चिपके रहते हैं, हम साथ में रहते हैं। लेकिन अब बीजेपी की मजबूरी, अगर सरकार बनाना है तो उनका सहयोग लेना होगा। श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, ये तो एक पहलू है सरकार का भी गठन होगा, प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे नरेंद्र मोदी, जिनको सत्ता की कुर्सी पर बैठना है वो लोग सहयोग भी कर देंगे। लेकिन मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया गया है दिल्ली, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, और भी मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। क्या लगता है आपको कि संगठन के तार जो है वो अभी छेड़ेंगे, या फिर इसको अभी लिंगर ऑन करेंगे, या साइडलाइन करेंगे कि एक बार सरकार बनने दीजिए उसके बाद में चर्चा होगी? देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ ले जी। बाकी चीजें तो अलग है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को शंका हो जा रही है कि जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो बाकी की चीजें तो पता नहीं कब क्या बदल जाए पार्टी। देखिए भाजपा से ज्यादा उनके जो सहयोगी दल है 14, उनकी ज्यादा चिंता है उनको, क्योंकि अभी इनके पास पूरे तरीके से देखिए 240 है, 32 की जरूरत है। तो 32 लोगों को बनाए रखने के लिए देखिए अब पहली बार मोदी जी को लग रहा है कि सरकार के गठन में अगर कमी होती है, पूरे बहुमत नहीं आता है, तो क्या स्थिति होती है। तो निश्चित रूप से स्थितियां जो है वो तो होती है, लेकिन जिस प्रकार की बातें आ रही है निकल करके कि क्या
स्पीकर का पद किसी को दिया जाएगा क्या? पहले बात तो स्पीकर का पद नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू मांगने की बात हो रही है, तो लग रहा है कि बीजेपी कह रही है कि अगर स्पीकर का, पहले भी स्पीकर का पद दिया है शिवसेना को, आपने देखा हो तो थे वो जो बने थे। लेकिन आज की स्थिति में यदि स्पीकर का पद बीजेपी नहीं चाहती किसी को देना। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए स्पीकर के बड़े अपने कायदे हैं, स्पीकर का अपना एक बड़ा रोल होता है। तो सही कह रहे हैं श्याम जी की बीजेपी इसके लिए रिस्क नहीं उठाएगी, और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी। ये लगता नहीं है कि इस मामले को लेकर के जी श्याम जी कंटिन्यू। देखिएगा, वो चाहते हैं कि किसी तरह से रक्षा, गृह विभाग, ये तो बीजेपी अपने पास रखना चाहिए, वित्त विभाग, 3 विभाग है। फाइनेंस रेलवे विभाग नहीं लगता कि किसी को देंगे ये। देखिए, रेलवे का विभाग वो चाहते हैं, रेलवे का विभाग अगर पहले से, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जोधपुर वालों ने काम किया, वैष्णव ने, उनको रखना चाहेंगे। वो चाहेंगे किसी तरह से समझौता हो जाए और वो देने। लेकिन जो जल्दबाजी में प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन की कार्य योजना बनाने के अंदर जो दिखावा कर दिया, अब वो दिखावा चलेगा नहीं। आपके अग्निवीर योजना अब वापस लेनी पड़ेगी। देखिएगा जिस प्रकार से विरोध हो रहा है, बिहार में सबसे ज्यादा विरोध है, तो अग्निवीर योजना है, यूसीसी का विरोध वो तो देखिएगा कर ही चुके हैं। नवीन आपने देखिएगा जिस प्रकार से बिहार में ये 2-3 चीजें जो जो 100 दिन की कार्य योजना फेल हो गई। अब आपको एजेंडा अपने सहयोगियों के अनुसार बनाना पड़ेगा। आप बीजेपी का तो नहीं चलेगा, सहयोगियों के साथ, क्योंकि सरकार, आपकी सरकार में सबसे बड़ी चीज है प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री का पद अगर नहीं रहेगा तो फिर आपके पास कुछ नहीं। क्योंकि देखिएगा कि केंद्र में कितने सारे पद हैं जो बांटे जाने का अधिकार लेता है। राज्यपाल है, आपके देखिएगा बहुत सारे ऐसे पद हैं जिसपे कि आप व्यापक पैमाने पर लोगों को फायदा दे सकते हैं। अगर ये पद दल, सहयोगी दल शामिल होते तो कुछ चीजें मांग भी सकते हैं। अब जिस प्रकार से विकेश पे देना पड़ेगा, विशेष पैकेज वगैरह, अब मोदी जी को मालूम पड़ेगा सरकार चलाने की स्थिति क्या होती है। और वो जो बार बार ताना कसते थे, बहुत सारी चीजें कहते थे, अब उनके ऊपर खुद के ऊपर आ पड़ी है सारी बातों को लेकर के। भाजपा से कोई ज्यादा विचार विमर्श, भाजपा के सांसद आ रहे हैं, उनसे साइन कराने का प्रक्रिया चल रही है कि जेपी नड्डा को कौन पूछ रहा है कि आप के पद किसको देंगे किसको नहीं देंगे। देखिए ये तो मोदी जी के स्पेशलाइजेशन है, और वो किस तरह से कहाँ क्या बांटेंगे बहुत ज्यादा वो नहीं है। वो तो बीजेपी के लोगों को क्या देना है। नहीं श्याम जी, बैठक में अमित शाह की मौजूदगी लगातार 7-8 घंटे से बनी हुई है, तो बैठक की गंभीरता वहीं से शुरू होती है। देखिएगा कि क्योंकि सांसद पहुंच रहे हैं, उनके साइन करके राष्ट्रपति जी को पहले, सबसे पहले तो पहुंचना है कि हमारे पास 240 प्लस ये 14 सहयोगी दल के जो 53 सीटें हैं उनका वो साइन, तो बाकी उनके तो साइन हो गए, भाजपा वाले साइन हो रहे। क्योंकि देखिएगा आप वही आप बता रहे थे 9 तारीख को 6 बजे शपथ ग्रहण की बात आ रही है, पहले 8 तारीख को हो रहा था। क्योंकि पड़ोसी देशों के राज्यों के पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बुलाने की बात भी हो रही है। अब देखिए जिस तरह से क्या होगा, अब बहुत सारा माहौल परिवर्तित है, पुराना जमाना बदल गया है। जो प्रधानमंत्री जी बार बार फील्ड में जाके कहते थे हम संगठित और यूनाइटेड वाली सरकार देंगे, स्थायी सरकार, अब स्थायी सरकार नहीं है। अब तो अस्थायी सरकार को बनाए रखने के लिए जो शर्तें होती है वो शर्तें आपको माननी पड़ेगी, नहीं तो फिर सरकार में आप प्रधानमंत्री नहीं दे सकते, फिर बीजेपी कुछ और पर सोचेगी। तो बहुत सारी चीजें, और जैसे कि जिस प्रकार से हो रही है टीएमसी जो है रही है, वो चैलेंज देने के लिए राजी है कि अभी एक बार ले लें तो शपथ, उसके बाद हम लगभग 7.5 घंटे चलने के बाद में खत्म हो गई है वहां पे, तो एक बड़ी बैठक हुई है। मैं श्याम जी वापस लौटूंगा आपके पास में, पर महेश जी का रुख करना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां तो होंगी, कोई भी गवर्नमेंट होती है, अगर क्लियर मेजोरिटी के साथ में भी आते हैं तो चैलेंजेस किसी के खत्म नहीं होते, या कोई कहे कि सपाट रास्ते बने हुए हैं और उस पर सरकार को दौड़ना है, चलना है। चुनौतियां हमेशा होती हैं, कितनी सफल हो उसके सामने भी होती है, जो अगर सफल नहीं होता है तो भी चुनौतियां होती है, और देखना भी उसी तरह से चाहिए। मोदी जी जब से राजनीति में आए हैं सक्रिय, और जब से एक प्रतिनिधित्व कानून के तहत, एक संवैधानिक मर्यादाओं के तहत जिस सिंहासन पे बैठे हैं, आसन पे बैठे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री फिर प्रधानमंत्री का तो जो कालखंड रहा इनका, पहले 10 साल, उसके बाद में अब ये तीसरी पारी के लिए, कभी इतनी गंभीर और बड़ी चुनौती उनके सामने नहीं रही, सीआरपी लीडर ही नहीं बन पाए। लेकिन अब क्या लगता है आपको? 2 बातें जो मुझे दिखाई दे रही हैं इसमें, उस पर जानना चाहूंगा आपसे। पहला तो
एजेंडा बीजेपी का नहीं, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे आपको काम करना होगा। दूसरा, पहले आपने गठबंधन किया, उस समय गठबंधन के सहयोगियों की मजबूरी थी आपके साथ रहने की, लेकिन अब आपको सहयोगियों को बनाए रखने अपनी मजबूरी होगी। तो ये मोदी जी, और दूसरा, दिल्ली आने के बाद सबसे मजबूत विपक्ष अब उनको सामने मिलेगा, तो मोदी जी के लिए विशेष चैलेंजिंग टाइम रहेगा ये। नहीं, बिल्कुल सर, जैसा कि वो अभी तक जो उनका मंत्र था, सबका साथ सबका विकास, इस मूल मंत्र की जो धारणा, उसको उनको खरा उतरना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि जो हम बीजेपी का जो एजेंडा है, जिसे दो तो सबसे बड़ा जो एजेंडा था 370 वाला, और ये क्या नाम है आपके, जो कश्मीर का मामला जो था, और ये चीजें तो हो चुकी हैं। अब सवाल ये आता है कि जो इनका सबसे बड़ा एजेंडा है समान नागरिक संहिता, इस मामले में हो सकता है कि इसको पेंडिंग कर दिया जाए और इस पे या फिर सहमति बनाने की कोशिश की जाए। जनजाति जातिगत जनगणना करवा सकते हैं, ताकि जिससे एक बार खाका तो तैयार हो जाए देश के लिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये बीजेपी का उस समय उसमें कार्यसूची उनका जो घोषणा पत्र में नहीं था, तो ये एक मेजर ये चेंज हो सकता है। सबसे पहले मुझे जो लग रहा है कि देखिए, विदेश नीति भी ये वही रहेगी उनकी, जो उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब आपके भारत के सामने जो चैलेंज है कि उसे तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना है। अब तीसरी अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखना, और उसके लिए फिर सबका सहयोग। तो मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि समय सबसे टॉप प्रायोरिटी ये होगी कि येन केन प्रकार ने जो भारत का मतलब तीसरे 2028 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की, वो उस पर ज्यादा फोकस होगा। और साथ साथ ही जो है जन कल्याण की योजना है, और ये कॉमन प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसमें कई आपके जो धार्मिक और जिस तरह के जो एजेंडा थे, उनसे इनको बिल्कुल अपने आप को दूर करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि भी वो जो जिस तरह से चुनाव प्रचार दौरान वो मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो मामला चल रहा था, इस पे भी कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल शांत अपना पे फुट पे जाना पड़ेगा। तो क्योंकि नीतीश कुमार और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, ये देखिए इनको ये भी अपना वोट की तरह मान के चलते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव का आपको ध्यान होगा आंध्र प्रदेश का 4% आरक्षण का तो पहले ऐलान कर चुके चंद्रबाबू नायडू। तो ऐसे में एजेंडे से ज्यादा जरूरी होगा नरेंद्र मोदी के लिए कि सरकार चलाना, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। जब इन्हें लगेगा कि उचित समय आ गया, महबूबा मुफ्ती से जिस तरह से किनारा किया था, अपने एजेंडे को राम माधव के माध्यम से आनंद फानन में मीडिया में लेकर के आए, और कि अब ये सहन नहीं होगा कि हिंदुओं के हितों की कुटाराघात हमसे सहन नहीं होगा, इस टाइप की कुछ चीजें करके आपको लगता है। मैं एक ज्योतिषी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि सरकार तो मोदी जी बनाएंगे, आपके चैनल पे मैंने कहा भी था, लेकिन 2026 से दोनों ही तरफ, इंडिया गठबंधन भी और एनडीए में भी उथल पुथल होगी, या आप तय मान के चलना। क्या होगी पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो मैं शुभकामनाएं दूंगा कि सरकार बने और स्थायी रूप से काम चले, काम करे, क्योंकि अस्थायी वातावरण जो होता है राजनीति का, वो देश के लिए सुखद संदेश नहीं देता, अच्छा नहीं होता है। क्यों हमारे देश में एक साल में भी चुनाव देखें, चुनाव पे मोटी राशि खर्च होती है, वो कहीं अगर डेवलपमेंट में खर्च होती है तो काम आता है। आपके पास में 10,000 रुपए, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, बेशक आप अपनी मर्जी से शॉपिंग कर, रास्ते में जेब कट गई आपकी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने विचलित होते हैं। ऐसा ही कुछ होता है कि आपका पैसा जो एक रिजर्व फंड होता है कि आपकी डेवलपमेंट में खर्च हो सकता है, लेकिन पता लगा कि वो पैसा कहीं और खर्च हो रहा है बेवजह, जिससे बचा जा सकता था। तो मुझे लगता है कि वो तकलीफ की बात होती है। आदित्य कांत जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। तो सर, मैटर बीजेपी अपने एजेंडे से ज्यादा जरूरी होगा कि एक बार के लिए सरकार पटरी पे आए, धीरे धीरे उनका भरोसा जीतने की कोशिश करे और उसके बाद ही कुछ तय करे। तो फिलहाल बीजेपी भी कोई जल्दबाजी के मूड में नहीं रही कि 100 दिन का जो एजेंडा मोदी लेके चल रहे थे, अमित शाह ने कहा था, मुझे लगता है वो तो सब साइडलाइन करना होगा एक बार के लिए। बिल्कुल, ये जो 100 दिन का एजेंडा है, अब तो ये निश्चित तौर पे ये इट्स बट क्लियर कि जो 100 दिन का एजेंडा तो अब ये होगा कि अपनी सरकार को मजबूती कैसे दी जाए। मुझे लग रहा है टॉप प्रायोरिटी अब ये हो जाएगी
कि जैसे कैसे अभी के बीजेपी अपने आप मेजोरिटी में कैसे आ सकती है, क्या किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है इधर उधर से, आई थिंक वो अब टॉप प्रायोरिटी होने वाली है। लेकिन अगर आप देखो, आपने जैसे कहा कि मैं एक चीज मैं जरूर कहता हूं कि एक जो इलेक्शंस के कैंपेन के बाद अब जो बदलाव आएगा, मुझे लगता है कि फोकस फॉर ए चेंज, जैसा आपने भी कहा और महेश जी भी पहले कह रहे थे कि जो कुछ अननेसेसरी कुछ ऐसे इश्यूज थे जो इलेक्शन के रिटोरिक थे, जो हमने पिछली डिस्कशन में भी बात की थी, वो थैंकफुली मुझे लगता है अब बैकड्रॉप पे आएंगे और कुछ रियल इश्यूज की शायद अब बात शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो भी पार्टी है, भले ही वो अपना जो कहते हैं कि वो पाउंड ऑफ फ्लैश लेना चाहेंगे इसमें से, लेकिन एक इमेज के हिसाब से वो अपना स्टैंड ये दिखाना चाहेंगे कि वो पब्लिक हितों में काम करवाना चाह रहे हैं। अब जैसे इंडिकेशंस आए हैं, और मेरे ख्याल से वैसे भी जैसे नीतीश कुमार जी की तरफ से भी या उधर भी अग्निवीर का ऑलरेडी कितना ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया है और शायद अब बीजेपी को इस पे बैकफुट पे जाना भी पड़े, तो ऐसे और जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, शायद अब इसको भी बढ़ चढ़ के बात करें। और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि अब अगले 100 डेज में बीजेपी शायद उन इश्यूज के बारे में बात करे जो रियल इश्यूज हैं और जिसपे उनके जो अलाइज हैं और इवन अपोजिशन भी हैं वो भी उनको अपोज ना कर सकें डायरेक्टली, क्योंकि वो ग्राउंड से रिलेटेड हैं, लोगों के हित में हैं, और जो शायद प्रैक्टिकली फिजिबल भी होंगे अभी करने के लिए, एटलीस्ट शुरुआत करने के लिए हों। तो मुझे ये लगता है कि वो 100 डेज का एजेंडा तो डेफिनेटली चेंज तो हो गया है। तो सरकार बनाने की कवायद ऑब्वियसली अपनी फुल मेजोरिटी की वो तो रहेगी, बट आई थिंक जो रियल इश्यूज हैं उनके बारे में आई थिंक एक अच्छी शुरुआत शायद हो जाए ग्राउंड लेवल पे, और उनकी प्रोजेक्शन भी शुरू हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पहली प्राथमिकता एक बार सरकार को पटरी पे लाना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो इनके एजेंडे में चल रही हैं कि इकोनॉमी को तीसरी इकोनॉमी बनाना दुनिया की, एक बड़ा इनका एजेंडा है, वास्तव में होना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए उस पर। कुछ ऐसी कोर जो चीजें हैं बीजेपी की, कहीं तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और कुछ मुझे लगता है अलायंस के लोगों को भी समझना चाहिए, शायद समझाने की कोशिश भी की जाएगी कि इनको जरूर है। लेकिन जो मेन हिंदुत्व जैसे जो मुद्दे होंगे, मुझे लगता है कि अब इन पे ज्यादा फोकस बीजेपी नहीं कर पाएगी, क्योंकि अलायंस के जो लोग हैं वो उस एजेंडे पर आपके साथ नहीं है। हो सकता है एक शिंदे आपके साथ में हो, लेकिन अक्टूबर में उनके यहाँ पे भी चुनाव है। जिस तरह की परफॉर्मेंस विभाजन के बाद हुई है शिवसेना की, बहुत अच्छी नहीं है। अजित पवार को भी आईना दिखा दिया और शिंदे को भी, तो उनकी स्थितियां थोड़ी अलग होंगी। बहुत सारी चीजें जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां को लेकर के भी बीजेपी चाहेगी कि हमारा अपना वर्चस्व हो। तो देखिए क्या होता है। मैं श्याम जी आपके पास में आना चाहूंगा, बैठक और तमाम चीजें, प्रधानमंत्री शपथ भी ले लेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में जो हिस्सेदारी होगी, बीजेपी में बहुत सारे लोग सोच के चल रहे होंगे, आपको लगता है कि वो कम करना पड़ेगा? क्योंकि अब आपको गठबंधन की सरकार देनी है, अब आपकी इच्छा के अनुसार मंत्रिमंडल नहीं बनेगा ना। उसकी कोशिश होगी कि सहयोग लेंगे तो वो निश्चित रूप से मांगेंगे हिस्सेदारी, अब सरकार में हिस्सेदारी देनी भी पड़ेगी। देखिएगा, वैसे ही बिहार के चुनाव 25 में होने, महाराष्ट्र के चुनाव उससे पहले होने, तो वहां चुनाव की स्थिति में भी लेकर के देखिएगा नीतीश कुमार या बाकी के लोग अपने राज्यों में सत्ता कायम रहे, वो भी रहे, बहुत बड़ी बात। तो इसलिए अभी केंद्र में सरकार बन जाए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी शपथ ले लें, बाकी मंत्रिमंडल में किसको क्या देंगे वो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी के साथ कितने लोग शपथ लेंगे अभी तय होना बाकी है। तो निश्चित रूप से अभी जो व्यवहारिक चीजें ये है कि सबसे पहले तो अपने सब लोगों को जाकर के राष्ट्रपति जी को वहां दावा करें कि भाई हमारे साथ इतने लोग हैं, हम आप सरकार बनाना चाहते हैं। तो ये तो तय हो गया कि भाई देखिए कि कल वो जा सकते हैं, जिस प्रकार से हो रही है बार बार बात कि भाई हम समर्थन देंगे, पर बाकी के तो ले लिए। लेकिन अब परिस्थितियां बड़ी बदलाव की ओर है। भाजपा के जो आरएसएस के लोग हैं वो कितने अपनी सरकार में हिस्सेदारी जमा पाएंगे, ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, अभी डाउटफुल स्थिति पैदा हो गई है। देखिए रक्षा मंत्री को साथ ले रखा, देखिए राजनाथ जी साथ हैं और आपके अमित शाह साथ हैं और फिर जेपी नड्डा, 3 लोग तो हैं जो कि प्रधानमंत्री जी का सहयोग कर रहे हैं। बाकी के नीति देखिए जैसे गडकरी जो है उनका तो पता ही नहीं है। बाकी के लोग जो आरएसएस के सक्रिय लोग यहाँ पर दिख नहीं रहे। तो एक बार सरकार तो बनेगी और सरकार बनने के बाद में, लेकिन मुझे लग रहा है कि पूरा जो इलेक्शन कैंपेन के साथ साथ टिकट बंटवारे और जो सीट हैं उनका ऑपरेशन होगा। आप सही फरमा रहे हैं, ये संगठन के स्तर पे होगा, क्योंकि कोई भी नहीं छेड़ना चाहता है। सबसे पहले रिजल्ट के बाद की जो कवायद होती है सरकार बनाने की,
हर किसी का फोकस इसी पे हुआ कि सरकार बनाई जानी चाहिए। पावर में रहेंगे तो दूसरी चीजें आप अचीव कर सकते हो, अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप सत्ता में नहीं है तो आप दरकिनार कर दिए जाएंगे, आप साइडलाइन हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली प्राथमिकता बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे दूसरे लोग हो, ये होगी कि सरकार बननी चाहिए। और सरकार बनने के बाद में जो लगता है कि यूपी हो, चाहे दूसरी जगह हो, चाहे राजस्थान हो, कितनी सीटें कम क्यों आई, क्या कारण रहा, मुझे लगता है कि वो तमाम चीजों पे भी चर्चा होगी, लेकिन सत्ता के बाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।